Students, very important topic. League of Nations and United Nations. You may get one question in different competitive exams based on this. So we are on the topic number 2, that is known as League of Nations, why it was formed, how United Nations came into existence, and so on. Let's go further. Students, हम कर रहे हैं टॉपिक लीग ऑफ नेशंस. इसमें कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? 14 पॉइंट्स हमने निकाले हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट, 1920 में बना. क्यों बना? बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई और 14 से लेके 1918 तक लड़ाई हुई, ऑलमोस्ट 4 इयर्स, जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए. और लीग ऑफ नेशन बना कि दोबारा वॉर ना हो, सेकेंड वॉर ना हो. पर्पस क्या था? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. एंड यू ऑल नो वर्ल्ड वॉर 1 वाज बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप एंड मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कहां हुई, नुकसान कहां हुआ? यूरोप में. और ये जो वॉर है ये खत्म हुई ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के कारण. पेरिस में एक ट्रीटी हुई जिसमें वॉर को साइन आउट कर दिया गया. कहां पे? पेरिस में. इसका हेडक्वार्टर कहां था लीग ऑफ नेशंस का? जिनीवा में. और जिनीवा इज इन स्विट्जरलैंड. कितनी कंट्री थी इसमें? स्टार्ट में 42 और बाद में बन गई 58. अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आइडिया किसने दिया लीग ऑफ नेशंस का? लीग ऑफ नेशंस का पर्पस था कि वॉर खत्म होने के बाद दोबारा वॉर ना हो. एक पीस एग्रीमेंट था स्टेबिलिटी के लिए. पर आगे जाके बताएंगे लीग ऑफ नेशन फेल हो गया. पर ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरॉक विल्सन ने दिया, हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1919. ये उनका आइडिया था. उसके बाद स्पेशल फीचर क्या है? इट वाज अ फर्स्ट ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी, ताकि सारे इकट्ठे होके एक पीसफुल एग्रीमेंट करें कि दोबारा वार ना हो कभी. मेजर वीकनेस क्या थी? यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई. नाम किसने दिया? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने. उनको नोबेल प्राइज भी मिला, ये देखो. बट यूएस ने ज्वाइन नहीं किया. क्यों? क्योंकि सेनेट मेंबर्स ने इसको पास नहीं होने दिया सेनेट में. वो कहते ये लड़ाई यूरोप की थी और यूएस शुड नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ यूरोप. अभी यूएसए ने और ग्रो करना है. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रिसोर्सेज लगाएं यूरोप को सेफ गार्ड करने के लिए. तो सेनेट रिफ्यूज टू पास द बिल सो दैट यूएस कैन ज्वाइन लीग ऑफ नेशंस. यूएसए ने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया और ये डिसॉल्व हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 की. बट इसके 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या मिला? नोबेल प्राइज. सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसका बर्थ हुआ. किसका बर्थ हुआ? यूनाइटेड नेशंस का. सो लीग ऑफ नेशंस गेव बर्थ टू यूनाइटेड नेशंस. और यू कैन से यूनाइटेड नेशंस बर्थ वाज गिवन बाय लीग ऑफ नेशंस. तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. और अब बता रहे हैं इसमें से कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक तो आपने ये याद रखना, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, ये वर्ल्ड वॉर का पीरियड क्या था. थर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां था. फोर्थ, ये जो नोबेल प्राइज मिला ये याद रखना है. और फिफ्थ याद रखना है कि यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. और सिक्स पॉइंट है कि इसने बर्थ दिया यूनाइटेड नेशंस को. ये 6 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम. अब हम चल रहे हैं अगले पेज. हमने 12 पॉइंट्स कर लिए आउट ऑफ 14. अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज में लड़ाई हुई. तो उस टाइम एक थी अलाइड पावर्स और दूसरी पावर कौन सी? सेंट्रल पावर्स. अलाइड पावर में कौन था? फ्रांस. ये देखो फ्रांस, यूके. और थर्ड नंबर पे था रशिया. ये 3 एक तरफ और दूसरी तरफ क्या था? जर्मनी. वेयर जर्मनी? दिस इज जर्मनी. सेकंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये थे. और नेक्स्ट ऑटोमन एम्पायर, जिनको हम टर्की कहते हैं, ये एक तरफ थे. तो अलाइड पावर डिफीटेड सेंट्रल पावर्स. और ये लड़ाई क्यों हुई? देखो ये तो 13 पॉइंट आ गया कि लड़ाई किसमें हुई. लेकिन लड़ाई का कारण क्या था? इमीडिएट वॉर बिगेन बिकॉज द असैसिनेशन ऑफ ड्यूक फेडरेट का असैसिनेशन हो गया था, हु वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया. एंड दैट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द वॉर विच हैपेंड इन जून 1914. तो
हमने 12 पॉइंट किए थे, यहां पे 2 पॉइंट याद रखने हैं। रीजन क्या था इमीडिएट वॉर का? असैसिनेशन हुई ड्यूक की। और नंबर 2 पे कौन सी पावर जीती? अलाइड, उनके नाम, और कौन सी कंट्री हारी, उनके नाम। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां आके लीग ऑफ नेशंस खत्म हो जाता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमने इनिशियली आपको 10 पॉइंट दिए हैं, पहले वो करते हैं, फिर इसके डिफरेंट पॉइंट्स और करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये कब बना था? 24 अक्टूबर 1945, इसको यूएन डे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुई? सितंबर 1939 से लेके सितंबर 1945 ये लड़ाई चली। इसका पीरियड, इसकी डेट्स भी याद करनी है आपने, ये डेट और ये डेट और ईयर। नेक्स्ट, बना कब था ये? फॉर्मेशन हुई 24, लेकिन इसका जो चार्टर कब साइन हुआ? 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को। आपको क्वेश्चन को देखना है कि वो चार्टर पूछ रहा है या फॉर्मेशन डेट पूछ रहा है। चार्टर पूछ रहा है तो जून आएगी, फॉर्मेशन पूछ रहा है तो 24 अक्टूबर आएगा। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए। कितनी कंट्री थी? 21 इंक्लूडिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया वाज फाउंडर मेंबर और इनिशियली 51 कंट्री। अब कितनी कंट्रीज हैं? 193। और न्यू कंट्री कौन सी बनी है? साउथ सुडान 2011 में बनी। और इसका क्या पर्पज है? इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी एंड कॉपरेशन, नो कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पेज पे हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए। बट एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, मोर इंपॉर्टेंट कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। I told you League of Nations gave birth to United Nations. Now, World War II की बात कर रहे हैं। इसमें 2 पावर्स थी, अलाइड पावर, ये पॉइंट नंबर 9 है, अलाइड और एक्सेस पावर। अलाइड पावर में क्या था? यूके, ग्रीन पार्ट, फ्रांस एंड रशिया। सो ग्रीन पार्ट was known as allied powers. These allied power ultimately defeated the Axis powers. Axis power कौन सी थी? Germany. Yes, it is here. Italy here. Japan is not here because Japan is in Asia, not in Europe. So allied power defeated Axis power. What was the reason? Immediate reason for the Second World War. ये अगला point है, 10th point है. Expansion policy of Germany, Italy and Japan. Germany was expanding, building up its military power, and not happy. German was not happy with the League of Nations treaty of Versailles. They said Germany was humiliated in that, and that was exploited by a man known as Adolf Hitler. Italy, again expanding. Japan was rising power of the Asia, and Japan was rising power of Asia. In Italy का कौन सी? Mussolini. So Mussolini, who was rising like a dictator. So there were 2 dictators in Axis. One was a Hitler from Germany. Second was Mussolini from Italy. Because of that rise, neighboring countries, particularly the UK, France and US was not happy, and there was a military conflict, and so many things came in, and then the World War II started. So these are the 10 points, basic 10 points of United Nations. Now we will move further. Students, हम हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, मोटिव क्या है, देखते हैं। पहला, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर 2, फ्रेंडली रिलेशन हो अमंग कंट्रीज। थर्ड, आपस में कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, फंडामेंटल फ्रीडम्स का प्रोटेक्ट किया जाए। It, United Nations acts as a coordinator among countries, helping the countries. So United Nations is a coordinating body. Next, all members have equal rights. Each member can vote one, maybe small or big. पीसफुल सेटलमेंट हो, अगर कोई इशू है तो बैठ के बात की जाए।
और यूनाइटेड नेशन उसमें इंटरवीन करता है कि कैसे दो कंट्री में कंफ्लिक्ट है, यूनाइटेड नेशन वर्क्स एज ए कोऑर्डिनेटर, पीसफुल कोऑर्डिनेटर. नो यूज ऑफ फोर्स, नो कंट्री शुड थ्रेट और यूज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर. उसके बाद क्या है, नो इंटरफेरेंस, नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज. और लास्ट में है कि पैसा कहां से आएगा यूनाइटेड नेशंस के पास, सारे मेंबर कंट्रीज को फंड करती है. लेकिन आपने देखा है इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड में फॉलो नहीं हो रही. तो यूनाइटेड नेशंस की ये एडवाइजरी है, एक सलाह है, बाइंडिंग नहीं है. वो कंट्रीज की मर्जी है, इसको माने चाहे ना माने. अगर सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को मान ले तो वर्ल्ड में पीस हो जाएगा. लेकिन हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं और कुछ कंट्रीज जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, particularly the superpowers. You know I'm talking of all countries of Europe, maybe US, and few countries of Asia also. They try to dominate in the United Nations. Also, they try to dominate on the world platform. So that is not healthy for the globe, peace, and human race. Now we will move to the next page. But इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. इसको समझ लो, पेपर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. हाँ, जहां आपने ऐसे लिखना है, इंटरव्यू देनी है, मेंस की तैयारी करनी है, वहां ये प्रिंसिपल्स आपको काम आएंगे, सो दैट यू हैव ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अब हम आ गए हैं पॉइंट 6 पॉइंट्स पे. ये 6 मेमोरी पॉइंट है एग्जाम के लिए. ये जनरल असेंबली की एक एक्चुअल फोटो है. जनरल असेंबली में 51 मेंबर थे फाउंडर्स, जिसमें इंडिया भी फाउंडर मेंबर था 1945 में. और अब कितने मेंबर है, 193. और न्यू मेंबर कौन बना, सूडान, साउथ सूडान. ये आपने याद रखना. अब हम देखते हैं इसमें से क्या है. ये एजेंसीज के नाम, जनरल असेंबली भी सारे कंट्रीज मेंबर है 193. ये जनरल असेंबली है. हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क. कब बना. सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल. जनरल असेंबली में से 15 मेंबर ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है. 5 है परमानेंट और 10 है नॉन परमानेंट. आगे जाके करेंगे. ये पावरफुल बॉडी है, सबसे पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की. और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और 45 में बना. उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ये भी 45 में बना और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क. और फिर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर का है हेग में. और हेग किसकी, कहां पे है, नीदरलैंड में. हेग इज लोकेटेड इन नीदरलैंड, हॉलैंड. 45 बना. यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट कहां है, जहां सारे ऑफिस वाले बैठेंगे, जहां पे जनरल असेंबली है. जनरल असेंबली कहां है, न्यूयॉर्क में, ऑब्वियस है. और फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये न्यूयॉर्क में. और 40. ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कितने ऑर्गन्स हैं, 3, 4, 5, 6, तो अपने 6 में मार्क करना है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे लोकेटेड है, हेग में. ये याद रखना है. सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में. ये सब कब बने थे, 1945 में. तो ये सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. और इसमें हमने 6 पॉइंट्स और तैयार किए, किसके, यूनाइटेड नेशंस के. और ये 6 मेन ऑर्गन्स. देयर आर सो मेनी माइनर ऑर्गन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ ऑन. स्टूडेंट्स, अब हम 6 ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं उस ऑर्गन्स में से. 6 ऑर्गन. पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली. इसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल, 193. और पहले कितने थे, 51. और कब बना था, 45 में. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम. 51 थे, 193 हो गए. कब बना था, 45 में. ये जनरल असेंबली है, जैसे पार्लियामेंट होती है ऐसे ये पार्लियामेंट है, जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की. हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. ये मेन बॉडी है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं. वोट सबकी 1 है, समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं है. किसी भी चीज को पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, कितनी, 2, 3. ये इंपॉर्टेंट है. तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट. और फोर्थ है कि जो डिसीजन है वो नॉन बाइंडिंग है, उसको सिर्फ यूनाइटेड नेशन रिकमेंड ही कर सकता है. उसके पास स्टैच्यूटरी पावर नहीं है, कोई एडवाइजरी पावर है, सलाह दे सकता है कि इसको ऐसे करो, लेकिन बाइंडिंग नहीं कर सकता. उसके बाद वो डिस्कस करता है पीस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इस पे भी काम करता है. उसके बाद इलेक्शंस क्या होती हैं, जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उसके मेंबर को इलेक्ट करता है जनरल असेंबली। ये अगला पॉइंट आ गया आपका। और इसकी मीटिंग कब होती है? सितंबर में। ये अगला पॉइंट आ गया। इसकी एनुअल मीटिंग सितंबर में होती है हर साल न्यूयॉर्क में, क्योंकि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट, इसकी प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है? 1 ईयर। प्रेसिडेंट जो होता है 1 ईयर की होता है। प्रेसिडेंट जस्ट लाइक ए मॉनिटर, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है वो कंडक्ट करता है सब कुछ, तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ओनली फॉर 1 ईयर। और आजकल कौन है 2026 में जर्मनी से? एनालेना पेरॉक, ये 1 साल की। अब हम चल रहे हैं अगले पॉइंट पे। यहां हमने 10 पॉइंट याद किए हैं जनरल असेंबली के, और जनरल असेंबली मेन ऑर्गन है। और मेन ऑर्गन कितने हैं हमारे पास? 6। हम पहले पे। अब सेकंड नंबर पे आ गया ये सिक्योरिटी काउंसिल। ये सेकंड मेन ऑर्गन, यहां हम लिख सकते हैं मेन ऑर्गन। कब बना? 45 में। इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में। मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर्स हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मेंबर, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट रोटेशन से बनते हैं। और परमानेंट मेंबर कौन से? यहां दिए नाम, ये देखो, ये परमानेंट मेंबर्स P5 कहते हैं इसको। यूएसए, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना बाद में बना। ये 5 पावरफुल कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। अगर एक ने भी मना कर दिया कि ये रेजोल्यूशन नहीं मानेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। तो इतनी पावर है इन 5 कंट्रीज के पास सिक्योरिटी काउंसिल में। इफ एनी वन कंट्री सेज नो, दैट इज कॉल्ड एज ए वीटो। वीटो मींस नो फॉर एवरीथिंग। वो माननी पड़ेगी सबको। तो 5 कंट्रीज जो हैं वो हां करेंगी, तब जाके कोई रेजोल्यूशन पास होगा। हां, कभी कोई कंट्री एब्सेंट हो जाती है डेलिबरेटली, तो उसका मीनिंग है कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूं, तो उसको हम वीटो नहीं मानते। अब अदर कंट्रीज नॉन परमानेंट ये चेंज होती रहती हैं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान है, पनामा है, कांगो है, डेनमार्क है, ग्रीस एंड सो ऑन। ये याद नहीं करना। याद क्या करना है कि P10 कौन सी है? ये नॉन परमानेंट मेंबर। इनकी टर्म सिर्फ 2 साल है, 2 ईयर्स। और उसके बाद P5 के पास वीटो पावर है। मैंने अभी आपको बताया था, उसके पास, इनके पास क्या है? वीटो पावर। दैट मीन्स इफ एनी वन सेज नो, दैट मीन इट इज नो फॉर दैट रेजोल्यूशन, दैट डिसीजन। वन वीटो कैन ब्लॉक द रेजोल्यूशन। आई जस्ट टोल्ड यू। पर्पस क्या है? पीस मेंटेन करना। सिक्योरिटी काउंसिल इंपोज सैंक्शंस, ये सैंक्शन भी लगाती है सिक्योरिटी काउंसिल की। ये कंट्री बात नहीं मान रही यूनाइटेड नेशन की, और असेंबली ने पास कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल ने पास कर। पहले जनरल असेंबली पास करेगी, फिर सिक्योरिटी काउंसिल पास करेगी, या पहले सिक्योरिटी काउंसिल पास करेगी, बाद में जनरल असेंबली पास करेगी। कहते हैं कि इस कंट्री के ऊपर हमने सैंक्शन लगा दी, इसके साथ हमने ट्रेड करना, व्यापार करना, बात करनी बंद कर दी। पीस कीपिंग फोर्सेस भेजती हैं, जहां लगता है कि लड़ाई हो रही है, कोई टेररिस्ट है, कोई और है, वहां यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेज सकते हैं, ताकि वहां पीस मेंटेन किया जाए फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। ये बहुत कॉमन है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट पावर्स आर विद द UN। दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लो मिलिट्री ऑर्गन है। इसके पास सबसे ज्यादा पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के पास। टोटल ऑर्गन्स कितने हैं मेन? 6। हमने कौन सा किया? जनरल असेंबली। अब हम क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे पावरफुल है अमंग 6। ये सब के ऊपर बाइंडिंग है। जितने भी होंगे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन सब पे बाइंडिंग होगा। दैट इज द पावर सिक्योरिटी काउंसिल हैव। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। अभी तक हमने 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट किए। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। अब देखने की बात है, अगर पावर ही इनके पास है, वीटो पावर है 5, तो ये 10 का फिर क्या फायदा हुआ? 15 मेंबर क्यों बने हैं? फिर पावर ही सिर्फ 5 के पास है। इसलिए बनाया गया कि कोई 5 मेंबर इकट्ठे होकर ऐसा डिसीजन ना ले लें जो वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। तो ये एडवाइजरी करते हैं 5 को कि यहां हम ठीक है, यहां पर गलत है। और दे कैन से दे आर विंडो ऑफ द वर्ल्ड टू सिक्योरिटी काउंसिल। ये डेलिबरेट रखे गए हैं 10 मेंबर्स, और रोटेशन पे रखे गए हैं कि हर कंट्री को मौका मिले कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने और सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर चेक रख सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ए थर्ड ऑर्गन।
45 में बना था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसमें 11 पॉइंट है टोटल। इसमें मेंबर कितने हैं? 54। सो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। इसकी इलेक्शन को करता है जनरल असेंबली और इसकी टेन्योर कितनी है? 3 इयर्स। ये क्या प्रमोट करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये नंबर 4 पॉइंट, नाम इसका ये इकोनॉमिक एंड सोशल। और क्या कोऑर्डिनेट करता है? ये WHO को कोऑर्डिनेट करता है, यूनेस्को को कोऑर्डिनेट करता है, यूनिसेफ को कोऑर्डिनेट करता है। ये हम जाके आगे डिस्कस करेंगे। कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, विच इज द थर्ड ऑर्गन, मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। नेक्स्ट फोकस क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट। इनके ऊपर इनका मेन फोकस है। आगे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द नेशंस। तो ये डेवलपमेंट का काम करता है। यूनाइटेड नेशन ने फेयरली गुड काम किया है बहुत सारे वर्ल्ड के एरिया में, एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल एशिया में, फॉर ईस्ट एशिया में, सो ऑन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। So that was a contribution of Economic and Social Council of United Nations. तो इसमें हमने कितने पॉइंट्स किए हैं? टोटल हमने 11 पॉइंट किए हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड। कब बना था? 45 में। टोटल जजेस कितने हैं? 15। टेन्योर कितनी है? 9 इयर्स। इलेक्ट कौन करता है इनको? जनरल असेंबली के मेंबर्स और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इकट्ठे होकर इनको इलेक्ट करते हैं, जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द हेडक्वार्टर इज इन हेग, हॉलैंड, विच इज इन यूरोप। मेन इशू क्या? लीगल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। अगर दो कंट्री में डिस्प्यूट हो गया, पानी का, लैंड का, किसी और चीज का, तो दे कैन, और इकोनॉमिक डिस्प्यूट होगा, दे कैन गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एडवाइजरी फंक्शन ही कर सकती है, कोई बाइंडिंग नहीं है। ये कह सकती है कंट्री को, आप ये गलत है, आपके ऊपर हम ये पास कर रहे हैं रेजोल्यूशन कि आपको ऐसे नहीं करना, लेकिन वो एक बाइंडिंग नहीं है किसी कंट्री के ऊपर। जुरिडिक्शन क्या है? दिस डील्स ओनली विथ कंट्रीज, नॉट विथ इंडिविजुअल्स। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री से या अपने देश से, मैं यहां नहीं जा सकता, कंट्री जा सकती है। इंडिया कैन गो अगेंस्ट नेबरिंग कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज कैन गो अगेंस्ट देयर नेबरिंग कंट्रीज एंड सो ऑन, बट इंडिविजुअल इसमें केस नहीं कर सकते। ये जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। तो हमने कितने पॉइंट किए इसमें? 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर मेमोरी, फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हेडक्वार्टर इसका कहां पे, जजेस की टर्म क्या है, जजेस को इलेक्ट कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिविजुअल इस पे केस कर सकते हैं? नो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 जो आपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। टॉपिक इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज अ 4th मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। स्टूडेंट्स, ये वो इंडियंस हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस रहे। नंबर 1 सर बेंगाल राव। सेकंड जस्टिस नगेंद्र सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट because he remained the judge as well as the president of International Court of Justice, Hague, Netherlands. Next, Justice R.S. Pathak. And last, Justice Dalveer Bhandari, जो International Court of Justice में जज रहे। ये चारों के नाम याद होने चाहिए, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज Justice Nagendra Singh was also the president of International Court of Justice, Hague, Netherlands. और ये पॉइंट थे 4, 1, 2, 3, 4, ये आपको याद करने हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट मेन ऑर्गन में, दैट इज सेक्रेटरीट। इसको मेन ऑर्गन कहते हैं। हमारे पास 6 ऑर्गन हैं, ये 5th ऑर्गन है। सेक्रेटरीट मींस जहां ऑफिस है, जहां सब कुछ कोऑर्डिनेट होता है। ऑब्वियसली कहां होगा? जहां यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर होगा। वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। कब बना था? 45 में। इसका हेड कौन है? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल हम आगे आगे करेंगे, एंटोनियो गुटेरेस है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। हम कर रहे हैं साल 2026 में, तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। आगे आगे हमने इस पे स्लाइड बनाई है पूरी। नेक्स्ट, इसकी टेन्योर कितनी होती है सेक्रेटरी जनरल की? 5 साल।
और ये हैंडल क्या करता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और ये रिपोर्ट्स तैयार करता है, कॉन्फ्रेंस करता है और सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। एक होता है प्रेसिडेंट और जनरल असेंबली, वो 1 साल के लिए, और सेक्रेटरी जनरल होता है 5 साल के लिए, कभी कभी 10 साल भी चलता है, 15 साल भी चलता है। और इसका मेन काम है कि सारे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी। तो ये है सेक्रेटरीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनाइटेड नेशंस के लोकेशन न्यूयॉर्क, बना 45 में थे, और आजकल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, और ये 5 साल के लिए होते हैं, पर इनकी टर्म 10 साल 15 साल भी हो सकती है। तो आगे चलते हैं इसको और समझने के लिए। ये हमने किए 9 पॉइंट, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के करंट सेक्रेटरी जनरल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए में से क्या क्वेश्चन आता है, उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। ही इज फ्रॉम विच कंट्री, ही इज फ्रॉम पोर्चुगल, इज पोर्चुगीज। नंबर 2, ये उनकी फोटो दी हुई, ये 9th सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। कब बने थे, 2017 में। वैसे 5 साल की टर्म होती है, पर हर बारी इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं टर्म। 5 ईयर रिन्यूएबल, इट कैन बी इंक्रीज। हेडक्वार्टर कहां होगा, न्यूयॉर्क में, ऑब्वियस है। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरनेशनल पीस का ध्यान रखते हैं, सारे ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस को संभालते हैं। ये आपने याद रखना है एग्जाम के लिए। इनका नाम, इनकी कंट्री, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये कब बने थे, और 5 साल के लिए बने थे, लेकिन रिन्यूएबल होते रहे। सो फर्स्ट 4 पॉइंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये उनकी फोटो भी लगी है ताकि आपके मेमोरी में मैप बन जाए, उनकी फोटो बन जाए। नाम क्या है, Antonio Guterres, he is from Portuguese. So these are the 10 points. Now we are moving to the next. Students, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6th मेन ऑर्गन। तो ये एक्टिव नहीं है, पर इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि ये 6th मेन ऑर्गन। कब बना था, 45 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसमें जो 5 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास पावर है। पहला मेंबर कौन है, यूएसए। नंबर 2 पे यूके, नंबर 3 पे फ्रांस, नंबर 4 पे रशिया। ये 4 मेंबर हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड जीती थी, तो वाज द एबल टू विन द वर्ल्ड वॉर 2। और 5th मेंबर बाद में बना चाइना। ये P5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में। इनकी टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। मेन रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जितनी भी टेरिटरीज हैं वर्ल्ड में जहां पे इंडिपेंडेंस नहीं मिली, अभी कॉलोनीज हैं, अभी वहां पे कोई और रूल कर रहा है, या वो सेमी इंडिपेंडेंट है, या वो ट्राइबल एरिया है, फॉरफ्लंग एरियाज है, उस टेरिटरीज को कौन सुपरवाइज करता है, सेक्रेटरीशिप। उनका पर्पस है वहां डेमोक्रेसी लेकर आना, उनको इंडिपेंडेंस दिलाना या देना। हेल्प टेरिटरीज टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, ये इसका काम है। लेकिन करंटली ये इनएक्टिव है 1994 से। तो ये है मेन पॉइंट किसके, सेक्रेटरीट के, जो 6th ऑर्गन है विच इज बीइंग डोमिनेटेड बाय P5 कंट्रीज। P5 मींस वीटो पावर कंट्रीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सो दिस टॉपिक फिनिशेस हियर।